नमस्ते साथियों, कैसे हैं भाई? आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो आज आप सभी साथियों के लिए एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हो चुका है, उसके जो प्रश्न उत्तरी आ चुके हैं, उसको हम लोग अच्छे तरीका से विस्तार पूर्वक देखेंगे। और जब जब एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, वो शिफ्ट के जो प्रश्न होंगे हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम डेट जो हुआ था 30/9/2024 को, जो एसएससी एमटीएस का फ्रेंड्स एग्जाम हुआ था 30/9/2024 को। और जो एग्जाम टाइम था 9 बजे से लेकर 11 am, यानी बात करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है भाई, उसके हम जो है प्रश्नवाली लेकर आए हैं। केवल जीके जीएस के प्रश्न अभी हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं, ठीक है। जीके जीएस के प्रश्न करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मित्र साथियों का गलत भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सिविल सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। एग्जाम जो डेट है 30/9/2024 है। टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जीके जीएस के आज प्रश्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा लेक्चर को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे प्रश्न का विस्तार पूर्वक यहाँ पे विवरण आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। ओके भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रश्न, और जो साथी एग्जाम देने गए थे 30 तारीख को, उनको बहुत खैर अच्छे तरीका से पता होगा तो कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है कि 1976 में अनुच्छेद 51(a) के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। बहुत सुंदर सा यह प्रश्न था और हम आप लोग को क्लास में कराए भी थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी जाएगा ना, बिल्कुल सही जाएगा। आर्टिकल 4 का ए में, आर्टिकल 4 के ए में यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करेंगे तो सही जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो यहां पे फ्रेंड्स देख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में आर्टिकल, यहाँ पे जो अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए कौन कौन सी बातें जो है आवश्यक होती है। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से जानकारी रखना चाहिए भाई, ठीक है। बहुत अच्छे तरीका से जानकारी रखना चाहिए क्योंकि प्रश्न इस तरह के बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला में देखेंगे कि साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और स्वर्ण समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। बहुत बार प्रश्न ये भी अच्छा पूछा भी गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था किस समिति के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और यह भी प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। जब उस समय जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो संविधान में जो शुरुआत में जो थे कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। 2002 से बात करेंगे, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले तो भाई 10 था, ठीक है, लेकिन 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। ओके, मौलिक कर्तव्य का जो मकसद होता है देश के विकास और सुधार में योगदान देना और देश के उद्देश्यों की रक्षा करना होता है। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई भी पूछा जा सकता है। जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे प्रश्न बन सकता है, पूछा भी जाता है आप लोगों से कि भाई मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दीजिए, या कभी कभी प्रश्न भी आ जाएगा तो क्या करिएगा, आप उसी में फंस जाइएगा। तो आपको एक एक बातों को ध्यान से सुनना होगा और याद करना होगा। ओके, मौलिक कर्तव्यों को रूसी संविधान से लिया गया। यह भी प्रश्न बहुत बार जिक्र किया गया है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो आप लोगों को जो यहाँ पे लेक्चर्स बताए हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस बातें बताए हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। इसके बाद मौलिक कर्तव्य के कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने दिया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य के जो कुछ इंपॉर्टेंस जो पॉइंट होते हैं वह संविधान का पालन करना होता है, ठीक है। आदर्श विचारों को बढ़ावा देना और उनका पालन करना हो, देश की रक्षा करना, जब बुलावा हो तो देश की सेवा भी करना होता है, ठीक है। जो हमारे सैनिक जो है बॉर्डर पर रह के करते हैं, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य के कुछ उदाहरण थे। इसके बाद देख सकते हैं सौहार्द और समान बंधुत्व
देशभक्ति भावना विकसित करना और पाराधार्मिकता का संवर्धन करना, ये सारे मौलिक कर्तव्य के उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रश्न। यहाँ पे फ्रेंड सेकंड प्रश्न है कि कनक रेले, कनक रेले से प्रश्न हम आप लोग को बहुत बार भी करा है। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इसके बाद भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कनक रेले, ये चीज हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से फ्रेंड्स बताए थे। तो मणिपुर। इसके बाद बात करेंगे मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोहिनीअट्टम जाएगा ना, ये बिल्कुल सही जाएगा। आप लोग यहाँ पे फिगर्स में देख सकते हैं कनक रेले, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम है, क्या होगा भाई, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था जिससे हम आप लोग को बताएं कि कनक रेले जो है एक भारतीय नर्तकी, ठीक है, कोरियोग्राफर और अकादमिक है, जिन्होंने मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। कनक रेले को जो है मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है और ये जो है भारत के नर्तकी, कोरियोग्राफर और अकादमिक है। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसके आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न आप लोग के सामने है कि 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो किया गया था यहाँ पे संगम राजवंश के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन जाएगा ना, बिल्कुल सही करिएगा, संगम राजवंश के द्वारा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 14वीं शताब्दी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। यानी बात करेंगे फ्रेंड्स तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है दो भाइयों को जाना जाता है, जिसका नाम है हरिहर और एक नाम है बुक्का। तो हरिहर और बुक्का आपस में एक भाई थे और ये जो थे संगम वंश से रिलेटेड थे। 14वीं शताब्दी की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसकी राजधानी क्या था, हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो था हम्पी था, ओके। स्थापना 1336 ईस्वी। आगे बात करेंगे, जो आगे है प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंस जानकारी है कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का शासन चलता था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों का शासन चलता था फ्रेंड्स, तो 4 राजवंशों का शासन चलता था। कौन कौन सा, संगम वंश, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सुलू वंश, तुलु वंश और आरा विंदु वंश। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक किंगडम, यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रश्न है कि कर्नाटक किंगडम के नाम से कौन से साम्राज्य को जाना जाता है। तो कर्नाटक किंगडम के नाम से विजयनगर साम्राज्य को जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ है और ये दो भाइयों के द्वारा किया गया है। संगम वंश से रिलेटेड है 14वीं शताब्दी से, ठीक है भाई। तो ध्यान रख लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंस चीज है, ध्यान से रखिएगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस जानकारी है ना, वही चीज हम आप लोगों के लिए लिए है कि जो एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। फालतू चीज लेने से क्या मतलब है, ओके। इसके आगे बात करेंगे, यूरोपीय लोग विजयनगर साम्राज्य को नरसिंह का साम्राज्य कहते थे। जो यूरोपीय लोग थे ना भाई, विजयनगर साम्राज्य को नरसिंह का साम्राज्य कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना भाई, ये चीज हम आप लोग को बताते चल रहे हैं। आगे बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। और आगे बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत के कई हिस्सों में द्रविड़ वास्तुकला संरक्षित है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी जो आप लोगों को दे रहे हैं ना, इसे ध्यान में रखिएगा, कभी मत भूलना है, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में, ठीक है। शासनकाल में फैले दक्षिण भारत में बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज था। कैसा कैसा समाज था, प्रश्न आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में फैले जो दक्षिण भारत है उसमें कैसे कैसे जो थे समाज थे। तो बहुधार्मिक समाज थे, ठीक है, और बहुजातीय समाज था। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, हो सकता है अगला बार प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगर आ जाएगा तो भाई एक चीज जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, इसलिए भाई आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आप लोग के पास ग्रुप होंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इंदौर घराने की स्थापना, तो फ्रेंड्स बात करेंगे
जो यहाँ पे बात करेंगे ना, इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खान के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। इंदौर घराने की स्थापना जो है उस्ताद आमिर खान के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स बहुत बार आप लोग को जो जब एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं होता उसके पीछे के लेक्चर में बहुत बार बताए थे, बहुत सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड और बहुत प्रश्न भी करा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंदौर घराने की स्थापना जो है उस्ताद आमिर खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इंदौर घराने के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंदौर घराने की स्थापना जो है उस्ताद आमिर खान ने किया था। इंदौर घराना जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक माना जाता है। किस घरानों में से फ्रेंड्स? तो मुखर घरानों में से एक माना जाता है। ठीक है, आमिर खान ने अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान और रजब अली खान और अब्दुल करीम खान की शैलियों का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, जो आमिर खान ने अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान, रजब अली खान और अब्दुल करीम खान की शैलियों का अध्ययन किया और अपनी जो शैली है ना उसमें इन लोगों को शामिल किया। ठीक है, सम्मिलित किया। ठीक है, इंदौर घराने से कुछ जुड़ी बातें हैं यहाँ पे पूछा जाता है, आ जाता है कि निम्नलिखित में से इंदौर घराने से संबंधित जो कथन है ना कौन सा सही है कौन गलत है, ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो कोटेशन है कि इंदौर घराने के प्रदर्शन अब्दुल वाहिद खान की शैली में विलंबित गति और रजब अली खान की याद दिलाने वाली तानों द्वारा जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध शिष्य जो है पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्र और कंकना बनर्जी, पूर्व मुखर्जी आदि हैं। पूछा जाता है आमिर खान के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं कौन कौन से? पंडित अमरनाथ हैं, शंकर लाल मिश्र, कंकना यहाँ पे बनर्जी, पूर्व मुखर्जी है। इसके बाद बात करेंगे प्रसिद्ध जो संगीतकार की बात करेंगे तो सुल्तान खान। ठीक है, जो सारंगी वादक है, सुल्तान खान जो है ये सारंगी वादक हैं और अपने संगीत इंदौर घराने के अंतर्गत इनको जो है ये विकसित किया गया है। इनको घराने का संबंध संगीत के स्कूल कलाकारों के समूह से होता है। संगीत की परंपरा में गुरु से शिष्य, फिर शिष्य से उनके शिष्य, उनके शिष्य से अनेक पीढ़ियां तक चलती रहती है। जिस तरह से अभी चल रहा है, जैसे दो हो गए, दो पुरुष हो गए ना, माफ कीजिएगा, एक पुरुष हो गया और एक क्या हो गया? महिला हो गया। तो इन दोनों का शादी हुआ, जब इन दोनों का शादी होगा फ्रेंड्स तो इन दोनों से दो बच्चे हुए, एक हुआ लड़का एक हुआ लड़की। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इनका एज गिरता गया, बूढ़े हो गए। जब ये बूढ़े हो गए तो इनका कुछ दिनों के पश्चात इनका क्या हो गया? कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गया। ठीक है, जब इनका मृत्यु हो गया तो ये दोनों जो है ये दोनों जो लड़का लड़की जब दोनों हुआ है तो इनका एक शादी हो गया, लड़की का भी शादी हो गया। तो जो लड़का का शादी हुआ, लड़का का जो शादी हुआ था भाई ये भी तो बूढ़ा होगा ना, मतलब इसी तरह पीढ़ी 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है ना कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करता है, ये तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत जो है अपनी भूमि जो साझा करता है 7 देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, भारत जो अपनी भूमि जो है भाई ये 7 देशों के साथ साझा करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना, ओके, ये चीज है। ठीक है, तो भाई देख सकते हैं भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है। कौन कौन सा है फ्रेंड्स, उसको ध्यान से देख लिया जाए। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, ये तो पता है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश जो है 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, इसलिए जो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किसका है? अफगानिस्तान का। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंस है। भारत का जो सबसे छोटा सीमा जो है कौन से देश के साथ मिलता है? अफगानिस्तान से मिलता है। सबसे लंबा किससे मिलता है भाई? तो बांग्लादेश से मिलता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे बड़ा देश जो है चीन है। सबसे बड़ा देश की बात करेगा तो वह चीन हो जाएगा, छोटा देश की बात करेगा तो भूटान हो जाएगा। बड़ा देश चीन होगा, छोटा देश भूटान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे एक और प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो भूटान है ना, भूटान की राजधानी थिम्पू होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो भूटान की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों से लगती है। सिक्किम से लगती है, इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल, असम और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद बात करेंगे जो आगे दिया गया है कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश की सीमाएं भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैली हुई है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए
भारत के अलावा श्रीलंका और मालदीव जैसे दो देशों के साथ भारत की समुद्री सीमा है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, भारत 7 देशों के साथ जो है 7,000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सीमा को साझा करता है। यानी बात करेंगे तो स्थल सीमा तो पता चल गया था, ठीक है, लेकिन स्थल सीमा जो है 7 देशों से साझा करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे समुद्री सीमा वाले जो देश हैं उनसे भी तो साझा करता है ना भाई, तो ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस हिस्सों में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न आया था, देख रहे हैं ना भाई, कितना सिंपल 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 सा प्रश्न पूछा जा गया है। और बहुत सारे साथी कह रहे थे कि बहुत भारी भारी सर प्रश्न आ रहा था। नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी प्रश्न भारी नहीं दिया है, ठीक है। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? उत्तरी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पे ऑप्शन डी जाएगा ना, बिल्कुल सही जाएगा, उत्तरी, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी में सही करेंगे। उत्तरी जो जलवायु होती है ना, वहाँ पे पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे ठंडी पाई जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सूचित किया गया है कि भारत के हिमालय क्षेत्र में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। हिमालय में बात करेंगे भाई, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम जैसे राज्यों में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। यानी उत्तरी भारत में जो है जलवायु देखने को मिलता है, ठंडी जलवायु, ठीक है। जिस तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। उसी प्रकार बात करेंगे जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का, और जो उत्तर पूर्वी भारत के अन्य पहाड़ीय भाग है ना, वहां पे आर्द्र पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, हो सकता है अगला बार भी तो पूछा जा सकता है ना। तो जो पूछे जाएगा प्रश्न, उसी चीज को हमने यहाँ पे बताने का आप लोग को प्रयास किया है कि भैया आगे इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। जिस तरह से अभी आया है ना, उस आगे भी तो आ सकता है ना भाई, ध्यान रखना होगा। तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। यह हिमालय की ऊंचाई के कारण यहाँ जो है अल्पाइन यानी ध्रुवीय जैसी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद करेंगे पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से जलवायु जो होती है अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात बोला है कि जो पहाड़ों की जो ऊंचाई होती है उसके हिसाब से जो वहां की जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है, वह अलग अलग होती है। इसके बाद ऊंची ऊंचाई पर निचली ऊंचाई की तुलना में ठंडी जलवायु होती है। बिल्कुल सही बात है। ऊंची ऊंचाई के और ऊंची ऊंचाई पर निचली ऊंचाई की तुलना में बात करेंगे तो ऊपर जो होगा ठंडी जलवायु होगा। बहुत सही बात है। दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर हो सकता है। फ्रेंड्स, दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्लियर बात है कि भाई दिन के तापमान में भी अंतर होगा, रात के तापमान में अंतर हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स मार्च और मतलब अप्रैल मई के महीने में बात करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा लू बहता है, तो फ्रेंड्स दिन में बहुत ज्यादा गर्म हवाएं बहती है और रात का टेम्परेचर क्या होता है, कुछ ठंडा हो जाता है। ओके, वही चीज बात है कि भारत की जलवायु को कई तरह से प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे बात करेंगे भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो कुछ कुछ कोटेशन ऐसे हैं जो आपके अंतर्गत हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। हिंद महासागर की तरह भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, पूछा जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कौन सी धाराएं हैं, तो हिंद महासागर की धाराएं हैं, ठीक है। भारत की स्थलाकृति जलवायु को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। भारत की तटरेखा जो है काफी लंबी है, क्योंकि ये सारे जो है कारक हैं। आगे बात करते हैं, प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 7 जो प्रश्न है कि 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी यानी बात करेंगे फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो यहाँ पे किस फार्मेसी अधिनियम से संबंधित है। बहुत मस्त शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न यहाँ पे गलत हुआ था, तो भाई फार्मेसी अधिनियम 1948, यहाँ पे डी को सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रसिद्ध है स्थल मोंशीराम के संबंध में सही नहीं है। ये भी मोंशीराम से रिलेटेड यहाँ पे हम जो प्रश्न जो आया है ना भाई, आप लोग को मोंशीराम से रिलेटेड प्रश्न कराया था, इसलिए बोलते हैं भाई क्लास को आप लोग डेली कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन जानकारी ही लेकर आते हैं। कुछ आलू जालू जो होता है ना, वो चीज हम आप लोग को कराने का मतलब नहीं रखते हैं। क्या होगा उससे करने से, कोई नहीं होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, जो एथेटिक्स इन्फॉर्मेशन होता है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी एग्जाम होता है उस चीज का हम कराते हैं, चुनिंदे प्रश्न कराते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। ए बी, यहाँ पे यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान होता है, ठीक है, आर्द्र स्थान होता है। यह भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है।
तो यहाँ पे मुंशी राम है भाई, मुंशी राम से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो भाई बात करेंगे तो सही जाएगा ना, क्योंकि मुंशी राम तो मेघालय राज्य में पड़ता है। ठीक है, यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र जो स्थान है वेटेस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, ए और बी दोनों सही जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न जो है 9 की 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत मस्त और शानदार प्रश्न है। तो राजनीतिक दल की बात किया है तो उसका नाम हो जाएगा समाजवादी पार्टी। क्या होगा फ्रेंड्स? उसका नाम हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ऑप्शन ए सही जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 10 प्रश्न पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर निम्नतम थी? बहुत मस्त प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे जो कम हो जाएगा ना, दादर और नगर हवेली, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा सही जाएगा। दादर और नगर हवेली यहाँ पे फ्रेंड्स सही जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न 11 है ना कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है? पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है। बहुत अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है भाई। ठीक है ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे घटता क्रम की बात किया है, यानी असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग ऑर्डर, यही तो है ना। देख सकते हैं आप लोग पद्मा, यहाँ पे जो पद्म अवार्ड दिया गया ना भाई, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे विभूषण लिखा गया, ठीक है, पद्म विभूषण है, ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण है और यहाँ पे है पद्म श्री, देख सकते हैं। तो देख रहे हैं ना भाई कितना इंपॉर्टेंस है ये जो पद्म श्री है, कितना इंपॉर्टेंट। तो घटता क्रम पूछा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। याद रख लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत, पद्म विभूषण होता है पहले, ठीक है, पद्म भूषण होता है, तब जाकर पद्मश्री होता है। याद करने का तरीका आप लोग को बताते हैं भाई। श्री 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 लास्ट में आता है, श्री लास्ट में आता है ना, श्री श्र श्र श्री श्र श्र श्र। तो पद्म तो ठीक है, श्र जो लास्ट में आता है तो भाई सबसे लास्ट में पद्म श्री जाएगा, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, भूषण, विभूषण और भूषण, विभूषण, विभूषण मतलब विभूषण पहले कहिएगा तो विभूषण आ जाएगा, इसके बाद भूषण तब से ही करिएगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही जाएगा। वही चीज यहाँ पे एंथोटिक्स जानकारी आप लोग के सामने है, वही चीज है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंस बातें हैं वही चीज हम आप लोग को बताएं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है, पद्म पुरस्कार, जो आप तीनों यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। और पद्म पुरस्कार से जुड़ी कुछ बातें ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब किया गया था? 1954 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1954 में किया गया था। ठीक है, इन पुरस्कारों को पाने के लिए जनता, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में नामांकन आमंत्रित किया जाता है। जो ये पद्म, आप 3 पुरस्कार का नाम देखें ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो यहाँ पे जनता हो गया, ठीक है, जनता के अंतर्गत हम लोग आएंगे राज्य, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारी और केंद्रीय मंत्रालय होते हैं विभाग में, उसमें नामांकन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इन पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया में एक स्वतंत्र समिति द्वारा कठोर मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये सारी चीज जानकारी आप लोगों को होना चाहिए भाई। ठीक है, नहीं जानकारी रखिएगा, एक एक चीज तोड़ के पढ़िएगा ना तो बहुत एथॉटिक्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बहुत अच्छे तरीका से बारीकी से समझ में आएगा। इसके बाद बात करेंगे साल 2024 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साल 2024 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक और भरतनाट्यम नृत्य ज्ञान पद्म सुबनाया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स का रिलेटेड है कि साल 2024 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक भरतनाट्यम नृत्य ज्ञान पद्मा सुब्रमण्यन पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद बात करेंगे साल 2024 में भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स, पद्म श्री और यहाँ पे पद्म विभूषण, बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न देखिए 12, यहाँ पे फ्रेंड्स 12 प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग की उपस्थिति के कारण क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं टमाटर, यहाँ पे कितना टमाटर लाल लाल है, ठीक है, खाने में बहुत मस्त लगता है ना भाई, क्या लगता है? मस्त लगता है। तो यही तो मस्त तो लगता है, तो मस्त तो हम लोग को भी करना होगा ना कि टमाटर का लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है? लाल होता है।
लाइकोपीन के कारण होता है, क्योंकि बहुत बार इस तरह का प्रश्न हम आप लोगों को कराएं, किसके वजह से, लाइकोपीन की वजह से होता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बहुत गहराई से जानकारी थोड़ा सा हासिल कर लेते हैं भाई, कभी इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो हम लोग भूलेंगे नहीं। ओके, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन की वजह से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लाइकोपीन जो होता है ना एक कैरोटीनाइड वर्णक होता है। क्या होता है भाई, लाइकोपीन जो होता है एक कैरोटीनाइड वर्णक होता है, जो टमाटर के क्रोमेटोप्लास्ट में पाया जाता है। टमाटर के कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, माफ कीजिएगा। टमाटर पकाने के दौरान क्लोरोफिल टूटने से लाइकोपीन बनता है, ये भी प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा। टमाटर पकने के दौरान क्लोरोफिल टूटने से क्या होता है, लाइकोपीन बनता है। टमाटर का रंग जो होता है हरे से क्या होता है, लाल हो जाता है। जब वहां पे टमाटर हम लोग पकाते हैं भाई, तो वहां पे क्लोरोफिल जो टूट जाता है, ठीक है, वहां पे लाइकोपीन बन जाता है। क्या बनता है भाई, तो वहां पे क्या बनता है, लाइकोपीन बन जाता है, जिससे हरे रंग जो होते हैं लाल रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। टमाटर पकने के समय दिन छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तापमान गिरता जाता है, इस वजह से क्लोरोफिल घुलने लगते हैं, लाइकोपीन हावी हो जाता है। इस प्रक्रिया को बाहर से देखकर टमाटर का रंग क्या होता है, धीरे धीरे लाल होता जाता है। तो ये सारा चीज है, जब टमाटर की खेती होती है ना भाई, तो आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं, या जो भी फ्रेंड्स टमाटर की खेती करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीका से इसके बारे में बहुत विस्तार से पता होगा। टमाटर में विटामिन सी, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए भी होता है। तो विटामिन सी भी होता है भाई टमाटर में। ठीक है, कैल्शियम की भी मात्रा होता है, फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए की भी मात्रा होता है। टमाटर खाने से एसिडिटी की समस्या दूर होती है, जो एसिडिटी होती है ना पेट के अंदर, उसकी समस्या दूर होती है, और पाचन शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो फ्रेंड्स टमाटर खाइए और मस्त रहिए, लाल लाल रहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक माना जाता है। पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि वे जो वस्तुएं होती है टिकाऊ होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, टिकाऊ होती है। सी को सही करिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न 14 है ना, कि पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया गया था। पंजाब ने कौन सी तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्न है। तो 1 जनवरी 1970 को किया था। कब फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1970 को किया था। ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, जो साथी मारे होंगे ना उनको बहुत अच्छी तरीका से पता होगा। संजना बधुला किस खेल से जुड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट से कराए हैं प्रश्न। तो जो चीज हम प्रश्न कराए हैं ना भाई, वो चीज हमको बहुत अच्छे तरीका से याद है कि फ्रेंड्स आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करके उस समय प्रश्न कराए थे, जो आप लोग को अच्छे तरीका से पता भी है। तो संजना बधुला किस खेल से जुड़ी हुई है, तो संजना बधुला जो है वह, ओके भाई बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। ओके ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस है ना भाई, ठीक है। तो संजना बधुला की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, रोलर स्केटिंग से जुड़े हुई है। आगे 16 देखिए, प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के कप्तान कौन थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कराए, ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न कराए थे। तो स्मृति मंधना को सही कहिएगा। ठीक है, स्मृति मंधना जो है, मंधाना, इसको सही कहिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। 17 देखिए भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस ये जानकारी आप लोग को देंगे, जरूर बताएंगे। लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 9 वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि देखिए भाई लोसर त्योहार है, और लोसर जो फेस्टिवल की बात करता है ना, तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों में लोसर त्योहार मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात कर देगा, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात क्या है, तो लद्दाख जाएगा। क्या जाएगा भाई, यहाँ पे लद्दाख को सही करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोसर जो त्योहार है ना, भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मनाया जाता है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये त्योहार देखिए, ये जो लोसर त्योहार है, ये त्योहार महायान बौद्ध है मोनपा जनजाति के लोग मनाते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है, तो कहिएगा सर ये मोनपा जनजाति है। कौन सी जनजाति है भाई, तो मोनपा जनजाति है, और मोनपा जनजाति के द्वारा ही लोसर त्योहार को मनाया जाता है। यह त्योहार 2 हफ्तों तक चलता है, यह त्योहार 2 हफ्तों तक चलता है। चंद्र सौर तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक यह जो है त्योहार जो है फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। ये जो लोसर त्योहार है ना, अरुणाचल प्रदेश में ना है, मोनपा जनजाति के द्वारा फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। ओके, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिक्किम की बात करेंगे, ठीक है। यह त्योहार जो है
यह त्योहार जो है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। पहले महीने की जो पहला तारीख है ना, उसी दिन मनाया जाता है। और सिक्किम की प्रमुख त्योहारों में से इस लोसर त्योहार को एक माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश है, इस राज्य में लोसर त्योहार मनाने के लिए मैक्लोडगंज, स्पीति, मनाली और शिमला जैसी कई जगह मशहूर है। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ कुछ ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे लोसर त्योहार को, फेस्टिवल को मनाया जाता है। एक और जो है, जो हम लोग का देश से हटकर है, वो जिसका नाम है नेपाल। नेपाल में भी लोसर त्योहार, यानी बात करेंगे तिब्बती लोसर से करीब 8 हफ्ते पहले मनाया जाता है। तो नेपाल में भी भाई लोसर त्योहार को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी था, इसे ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक से रिलेटेड। मौर्य वंश के संस्थापक, फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है ना, कौन है भाई? तो मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। इनसे थोड़ा सा जानकारी आप लोग को बता देते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व किया गया था। इन्होंने नंद वंश को हराकर मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मतलब ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये नंद वंश को हराए थे, हराकर मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव रखे थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मंत्री चाणक्य की सहायता से साम्राज्य का विस्तार किया था। माता का नाम मुर था और संस्कृत में इनको मौर्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता का नाम था मुर था, और इनको संस्कृत में क्या बोला जाता था? मौर्य बोला जाता था। उस समय की बात कह रहा है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज की पटना शहर के पास है। ठीक है भाई, पटना शहर के आसपास है ना पटना, पाटलिपुत्र। पटना को तो पाटलिपुत्र कहा जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे व्यापक साम्राज्यों में से एक माना जाता था। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ढक्कन पठार तक फैली हुई है। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे। 19 प्रश्न है कि के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन, माफ कीजिएगा, मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो ये लिखा गया था गुजराती में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा गया था। आगे देखिए प्रश्न 20 है ना कि हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? हल्दी में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे करक्यूमिन। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हल्दी में जो होता है कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, मौजूद होता है, करक्यूमिन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद 21 प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे बात करते हैं। 22 प्रश्न है कि कृषि का रबी ऋतु, मतलब कृषि का जो रबी ऋतु है, ये अक्टूबर से नवंबर में शुरू होता है और कब ये समाप्त होता है, इसको बताना होगा। समाप्त होता है तो मार्च अप्रैल में होता है ना भाई, जो अभी स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि धान की तो कटाई हो चुकी है बहुत अच्छे तरीका से। तो अब रबी फसल की बुआई होगा, यानी गेहूं की बुआई होगा, जिसको मार्च से अप्रैल के महीने में काट लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं। 23 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय शासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था? बहुत मस्त प्रश्न है, कराए हैं प्रश्न ये आप लोग को, ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग को कराए हैं। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना, ये भाई वही। ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 24 प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? पच्चीकारी क्या? मस्त शानदार प्रश्न है। तो पच्चीकारी है दीवारों को उपकरणों से बनी हुई पुष्प डिजाइनों से सजाना, ये जो है पच्चीकारी है, मध्यकालीन की बात किया है। और यहाँ पे देखेंगे 25 प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे फिगर में आप लोग को पता चल गया होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, यहाँ पे विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
NaCO3 होता है इसका सूत्र। IPAC नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो थे ये 30 तारीख के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे SSC MTS एग्जाम के में। तो अगला ये तो फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे, ठीक है, ये जो थे फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे, जो होगा आप लोग का अगला लेक्चर मिलेगा सेकेंड शिफ्ट के जो एग्जाम हुए हैं ना भाई, उसके लेक्चर आप लोग को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी साथियों को।